नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नरेंद्र मोदी की पार्टी इस वक्त एक साथ 4 प्लान पर काम कर रही है और पहला प्रोग्राम है शुक्रिया भाईजान, यानी मुसलमान वोट और करीब लाओ। दूसरा प्रोग्राम है सीए लागू करो। तीसरा प्रोग्राम है राम मंदिर का भव्य निर्माण और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। और चौथा प्रोग्राम है मुसलमानों के वोट भी पाएंगे और 400 के पार भी जाएंगे। अब मोदी के विरोधी क्या कर रहे हैं वो भी जान लीजिए। विरोधी बहकाने, भड़काने और हवा बनाने के काम में लगे हुए हैं। अगर देश में इस वक्त मुस्लिम वोटों का सर्वे हो जाए तो नफा किसको होगा, नुकसान किसको होगा? अगर 2024 में बीजेपी को भी एक भी मुसलमान का वोट ना मिले तो क्या होगा? और अगर बीजेपी को 10% या फिर 20% मुसलमानों का वोट मिल जाए तो बीजेपी की सीटों का जो फिगर है कहां तक चला जाएगा? मोदी के जो विरोधी हैं, मुसलमानों के नाम पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो ना मोदी को समझ पाए हैं और ना ही मंदिर को समझ पाए हैं। लेकिन इस रिपोर्ट के जरिए आप इस पूरे आंकड़े को समझ जाएंगे। देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं, जिनमें से 96 सीटें मुस्लिम बहुल हैं, जबकि 413 सीटें हिंदू बहुल हैं। यानी करीब 77% लोकसभा सीटों पर हिंदू वोटरों की बहुलता है। 22 जनवरी को राम मंदिर में भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस समारोह से पहले और बाद का बीजेपी ने ऐसा जनसंपर्क का कार्यक्रम बनाया है कि उसे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। बीजेपी यह मानकर चल रही है कि देश की 77% हिंदू बहुल सीटों पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से उसे फायदा होगा। और बीजेपी का यही कॉन्फिडेंस विरोधियों को परेशान कर रहा है। 2014 और 2019 दोनों ही लोकसभा चुनावों में बीजेपी को 8-8% मुसलमानों के वोट मिले थे। 2024 में अगर बीजेपी को एक भी मुस्लिम वोट नहीं मिला तब भी वो बहुमत के आंकड़े के पार जाती दिख रही है। लेकिन सवाल यह है कि 2024 में अगर बीजेपी को 5% मुस्लिम वोट मिले तो क्या वो 300 के पार चली जाएगी? अगर 10% मुस्लिम वोट मिले तो 350 के पार चली जाएगी? और अगर 20% मुस्लिम वोट मिले तो क्या सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे और बीजेपी 400 सीटों के पार चली जाएगी? मोदी और बीजेपी इसी कोशिश में लगे हैं। उन्हें पता है कि हिंदू वोट तो कहीं नहीं जा रहा। अगर हिंदू के साथ साथ मुस्लिम वोट भी मिल जाए तो फिर रिकॉर्ड टूटने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए मोदी के भाषणों में मुसलमानों का जिक्र हो रहा है। आपको याद होगा, जब तक देश में लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन की सरकारें थी तब तक मुस्लिम बहनें ट्रिपल तलाक से परेशान थी। मोदी ने मुस्लिम बहनों को ट्रिपल तलाक से मुक्ति देने की गारंटी दी थी और उसे ईमानदारी से पूरा भी करके दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम महिलाओं के ट्रिपल तलाक का जिक्र उस केरल में किया जहां लोकसभा की 20 में से 10 सीटें मुस्लिम बहुल हैं और इन सभी 10 सीटों पर 2019 में कांग्रेस जीती थी। कुन्नूर, वायनाड, पलक्कड़, आलाथुर, कासरगोड, वडाकरा, कोझिकोड, मल्लापुरम, पुन्नानी और पालघाट की सीटों पर मुस्लिम वोटरों की तादाद 25 से लेकर 68% तक है। माननीय प्रधानमंत्री जी की 2 पेंटिंग दोनों। मोदी का फोकस क्लियर है, सबका साथ, सबका विकास। देश के हर धर्म और जाति से जुड़े लोगों का विकास होना चाहिए। इसीलिए मोदी दिल्ली से 2000 किलोमीटर दूर लक्षद्वीप पहुंच गए। लक्षद्वीप का जिक्र इसलिए खास है क्योंकि वहां 97% मुस्लिम आबादी है। लक्षद्वीप में सिर्फ एक लोकसभा की सीट है। 2014 में यहां बीजेपी का वोट शेयर सिर्फ 0.4% था। तब बीजेपी के कैंडिडेट को सिर्फ 187 वोट मिले। 2019 में हालत और बुरी हो गई। बीजेपी का वोट शेयर 0.3% हो गया और उसके कैंडिडेट को सिर्फ 125 वोट मिले। लेकिन इसके बाद भी मोदी लक्षद्वीप में जाकर सैकड़ों करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। लक्षद्वीप के मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए उनकी सरकार द्वारा किए गए हज के काम गिना रहे हैं। हमारी सरकार ने हज यात्रियों की सहूलियत के लिए जो प्रयास किया है उसका भी लाभ लक्षद्वीप के लोगों को मिला है। हज यात्रियों के लिए
वीजा नियमों को भी आसान बनाया गया है। हज से जुड़ी ज्यादातर कार्रवाई अब डिजिटल होती है। सरकार ने महिलाओं को बिना महरम हज जाने की भी छूट दी है। इन्हीं सब प्रयासों की वजह से उम्राह के लिए जाने वाले भारतीयों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 के लोकसभा चुनाव में मैक्सिमम सीटें हासिल करना चाहते हैं और इसके लिए बीजेपी को खास तौर पर 3 ऐसे राज्यों पर फोकस करना होगा जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। भारत में कुल मुस्लिम आबादी का 47% मुसलमान उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में रहता है। इस कारण से इन राज्यों में मुस्लिम वोटरों का अच्छा खासा प्रभाव रहता है। उत्तर प्रदेश में 23, पश्चिम बंगाल में 28 और बिहार में 4 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स की बहुलता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की 28 मुस्लिम बहुल सीटों में से तृणमूल ने 17 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी को यहां 9 सीटें मिली थी। यूपी की 23 मुस्लिम बहुल सीटों में से 8 पर महागठबंधन के उम्मीदवार जीते थे, जबकि 15 पर बीजेपी की जीत हुई थी। जबकि बिहार की 4 मुस्लिम बहुल सीटों में से 3 बीजेपी के गठबंधन ने जीती थी और 1 कांग्रेस के गठबंधन को मिली थी। अगर सभी 96 मुस्लिम बहुल सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को 2019 में 46 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी की कोशिश है कि इस बार इन सभी मुस्लिम बहुल सीटों वाले राज्यों में न सिर्फ 19 के प्रदर्शन को बरकरार रखा जाए बल्कि उससे भी बेहतर हो जाए तो नुकसान क्या है। और यही डर विपक्ष का भी है। उसे भी लग रहा है कि बीजेपी ने हिंदू वोट तो उनसे छीन ही लिए, पहले ही सनातन को गाली देने वालों के साथ गठबंधन करके वो फंसे हुए हैं। रही सही कसर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा निकाल देगी। अभी तक मुसलमान वोट बैंक एकजुट था। विपक्ष को लग रहा था कि कम से कम ये तो उसका होगा, लेकिन बीजेपी तो मुस्लिम वोट बैंक भी छीनने की तैयारी कर रही है। इसीलिए विपक्ष तिलमिलाया हुआ है और मुस्लिम तुष्टीकरण के पिटारे से 2 मॉड्यूल एक्टिव हो गए हैं। पहला है मस्जिदों और दरगाहों को हटाने का मुद्दा और दूसरा है सीएए कानून। इस वक्त देश में एक मस्जिद और एक दरगाह का मुद्दा गरमाया हुआ है। पहला है दिल्ली की सुनहरी बाग की मस्जिद को हटाए जाने का मुद्दा। यह दिल्ली के लुटियंस जोन में बनी एक 150 साल पुरानी मस्जिद है, जिसे हटाने के लिए एनडीएमसी ने जनता से राय मांगी है। तर्क यह है कि इस मस्जिद से ट्रैफिक बहुत जाम होता है, जिसकी वजह से इसे हटाया जाना चाहिए। और दूसरी तरफ है महाराष्ट्र की मलंगगढ़ बाबा की मजार, जो कल्याण में स्थित है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा है कि यहाँ पर यह मजार नहीं बल्कि नाथ संप्रदाय के मच्छेंद्र नाथ की समाधि है, जिसके बाद यह मुद्दा फिर से गरमा गया है। मलंगडाच्या बाबतीत देखील भावना आपल्या सगळ्यांच्या मला माहित आहे। या मलंगडामध्ये धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांनी मलंगड मुक्तीचं आंदोलन सुरू केलं आणि आता जय मलंग श्री मलंग आपण म्हणू लागलो। हा त्याचाही आनंद आपल्याला आहे आणि म्हणून मी आपल्याला एवढंच सांगतो, काही गोष्टी आपण जाहीरपणे बोलू शकत नाही, पण आपल्या मनातल्या भावना मलंगड मुक्तीच्या बद्दल आहेत त्या पूर्ण केल्याशिवाय हा एकनाथ शिंदे स्वस्थ बसणार नाही। आणि म्हणून मी आपल्याला ज्या काही गोष्टी या महाराष्ट्रामध्ये अनेक वर्ष होत नव्हत्या त्या न बोलता देखील या तुमच्या मुख्यमंत्र्याने करून दाखवलेल्या आहेत। ये दरगाह भी बहुत पुरानी है। रोजाना सैकड़ों लोग यहाँ अपनी मन्नत लेकर पहुँचते हैं और यहीं पर बाबा मच्छेंद्र नाथ की समाधि का विवाद भी पुराना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के इस बयान से चुनावी साल में महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। दूसरी तरफ ओवैसी जैसे मुस्लिम नेताओं को भी चुनावी वर्ष में हिंदू मुसलमान की राजनीति करने का मौका मिल गया है। इसीलिए हमने जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बिलीफ के ऊपर आया है और हमको इस बात का उस वक्त एप्रीहेंशन था, जो अब सच साबित हो रहा है अनफॉर्चुनेटली, कि आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मसाजिद के ऊपर केसेस डाले जा रहे हैं। अब आप मेरे को बताइए टीले वाली मस्जिद का किस्सा क्या है? 200 साल पुरानी मस्जिद है।
और लुटियंस जब बना रहे थे दिल्ली को तो उसको छोड़कर बनाया गया। तो पहले वहां पर गांवों को हासिल किया गया और मस्जिद को कोई हाथ नहीं लगाए। आप मस्जिद के ऊपर नोटिस देते हैं। तो ऐसे कई मसाजिद हैं जहां पर संघ परिवार से ताल्लुक रखने वाले लोग या उनकी आइडियोलॉजी से अपने आप को करीब मानने वाले लोग इस तरह के कोशिशें कर रहे हैं। और हम नरेंद्र मोदी सरकार से जानना चाहते हैं कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उस पर भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार का क्या मौक़िफ़ है। क्यों नहीं केंद्र सरकार, वजीर आजम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह देते हैं कि हम 91 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को फॉलो करेंगे। मोदी के विरोधियों का दूसरा सबसे बड़ा टूल सीए होने जा रहा है। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए का जिक्र 5 साल के बाद इसलिए आया है क्योंकि खबर आई कि केंद्र सरकार जल्द ही सीए को लागू करने वाली है। होम मिनिस्ट्री ने इसके लिए होमवर्क पूरा कर लिया है, नियम तैयार कर लिए हैं। खबर आई कि लोकसभा चुनाव से पहले सीए को लागू किया जाएगा। इसके लिए गृह मंत्रालय ने कानून के नियम तैयार कर लिए हैं, जिसके बाद नियमों का नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी हो सकता है। नियम जारी होने के बाद पूरे देश में सीए कानून लागू होगा। नागरिकता की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। शरणार्थियों को कोई कागज नहीं देने होंगे। नियम न बनने की वजह से यह कानून अब तक लागू नहीं हुआ था। ऐसा हुआ तो भारत में शरणार्थी बनकर आने वाले गैर मुस्लिमों के लिए नागरिकता मिलना आसान हो जाएगा। 2019 का यह प्रोटेस्ट पूरा देश अभी तक भूला नहीं है। देश भर में मुस्लिम मोहल्लों के बाहर सरकार विरोधी मंच सज गए थे। अब विपक्ष की पूरी कोशिश है कि चुनाव से पहले एक बार फिर से ऐसा ही माहौल बनाया जाए। CAA is anti-constitution. It is a law which has been made on the basis of religion. And please understand that CAA must be read with and understood with NPR NRC, which will lay down conditions of to lay down conditions to prove your citizenship of this country. And I'm telling you, if that happens, it will be a grave injustice, especially to the Muslims, to the Dalits, and to the especially poor people of India, irrespective of which caste and religion they belong to. ओवैसी जो बात कर रहे हैं, मोदी के दूसरे विरोधी भी उसी लाइन पर चल रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि जानबूझकर सीए को 5 साल तक दबा कर रखा गया। देखिए, सीए हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 5 साल पहले पारित हो चुके हैं। पता नहीं इतने दिन तक, इतना सालों तक, लगभग 5 साल गुजर गए हैं अब तक, क्यों यह सरकार चुप्पी साधी रही, इसका खुलासा सरकार को करना चाहिए। दूसरी बात यह है, शायद इनको यह लग रहा है कि चुनाव के पहले अगर सीए के मुद्दा को नए सिरे से खड़ा किया जाए, चर्चा में लाया जाए, तो वोट में सत्तारूढ़ पार्टी लाभान्वित हो सकते। इसके लिए फिर दोबारा सीए को जिक्र हो रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। कई बार होता है कि हर चीज़ जो है गुब्बारा जैसा छोड़ दिया जाता है, उसी पे सब बयानबाजी आने लगता है, लेकिन होता कुछ नहीं। तो ये चीज़ें आ जाने दी जाएगी। और इस मामले में तो आप लोग सब लोग को पता है कि हमारे पार्टी का क्या स्टैंड रहा है। पहले भी पार्लियामेंट में इस चीज़ को लेकर के बात रखी गई थी, तो हमारी पार्टी ने स्पष्ट रूप से इस बात को किया गया। अब चुनाव आएगा तो इस तरह के मुद्दे आएंगे, हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, और तो मुद्दा है क्या। अगर सीए लागू हो गया तो सबसे ज्यादा असर बंगाल, बिहार और असम की सियासत में होगा, क्योंकि इन राज्यों में मुसलमानों की आबादी अनुपात के हिसाब से ज्यादा है। बीजेपी कहती है कि बांग्लादेश से आए मुस्लिम घुसपैठियों की वजह से इन राज्यों की डेमोग्राफी बदली है। इसीलिए लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल की सियासत भी गर्मा गई है। ममता की सरकार कह रही है कि वो सीए बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। हमारी नेत्री ममता बनर्जी, इस राज्य के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सभानेत्री जो है, साफ सुथरे भाषा में उन्होंने कहा कि सीएए बंगाल में नहीं लागू होगा। बंगाल के लोग भारतवर्ष के नागरिक हैं, बंगाल के नागरिक हैं। जो कहते हैं कि ये नागरिक नहीं है, हम लोग कहते हैं ये लोग नागरिक हैं, ये लोग बंगाल में रहते हैं, और जो नागरिक हैं उनको दोबारा नागरिकता देने की जो प्रयास बीजेपी कर रही है वो गलत है।
वो धोखा दे रही है जनता को, बंगाल की जनता को। और हमेशा एक निर्वाचन के पहले इस तरीके का खेल जो है सीए को लेके भारतीय जनता पार्टी करती है, बंगाल की जनता सब समझती है। कुल मिलाकर 24 के चुनावों से पहले मुसलमानों को एकजुट करने की पूरी कोशिशें तेज हो गई हैं। विपक्ष वही कर रहा है जो वो सदियों से करता आया है, जबकि बीजेपी इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की बात कर रही है।